Hello students, this is Dilip Pawar, Assistant Professor History working at Government College, Nagpur. तो कल जो अपन ने ई लेक्चर तैयार किया था वो था बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। तो उसमें थोड़ा सा अपन ने बात की थी, समझाने की कोशिश की थी। जो बिस्मार्क जो जर्मनी का चांसलर था, उसकी विदेश नीति के पीछे उद्देश्य क्या थे उसके बारे में चर्चा की थी। टूल्स क्या थे, किन किन तरीकों से उसने अपनी विदेश नीति को अंजाम दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिस्मार्क की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था फ्रांस को कॉर्नर करके रखना, फ्रांस को आइसोलेट करके रखना। फ्रांस को कोई भी मित्र नहीं मिल पाया यूरोप में। दूसरी तरफ ब्रिटेन एक ताकतवर देश था, तो ब्रिटेन इंटरफेरेंस नहीं करे यूरोपीय संबंधों के अंदर। दूसरे देशों के मामले में ब्रिटेन इंटरफेरेंस नहीं करे, ब्रिटेन केवल न्यूट्रल बनकर है। ये बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी थी, उसमें बिस्मार्क पूरी तरीके से कामयाब हुआ। आप देखो उसकी कूटनीति, उसकी विदेश नीति कितनी अधिक सफल रही कि अपने उद्देश्यों में पूर्ण रूप से कामयाब हुआ। जर्मनी की विदेश नीति कब बिखरने लग गई? जब बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर नहीं रहा और राजा ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली, आने वाले राजा ने। तो उस समय में पूरी की पूरी विदेश नीति बिखर गई। जो डेलिकेट इक्वेशंस बिस्मार्क ने बनाए थे वो सारे के सारे बिखर गए इसके चांसलर से हटते, क्योंकि जो नया कूटनीतिक आया उसके बस की बात नहीं थी कि बिस्मार्क के इंट्रिकेट सिस्टम को, इसके इतने कॉम्प्लिकेटेड और गहन जो व्यवस्था बनाई थी उसको समझकर उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो इसलिए बिस्मार्क को दुनिया का सबसे सफल कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिप्लोमेट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर अपन विश्व इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, बिस्मार्क सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। फिर अपन बात करते हैं कि इसने अलायंसेस कौन कौन से बनाया, यानी संबंध विदेशी शक्तियों के साथ संबंध किस प्रकार से बनाए, किस प्रकार से गठजोड़ किया जो यूरोप के अन्य देश थे। तो जो सबसे पहला नंबर 1 जो उसने अलायंस बनाया, जो समझौता किया, उसको कहा जाता है लीग ऑफ थ्री एम्परर्स। 1873 में सबसे पहले, आपको पता है 1870 में एकीकृत जर्मनी का निर्माण हुआ था। जर्मनी का राजा ने जर्मनी की राजगद्दी संभाली और बिस्मार्क वाइस चांसलर बना। और 1873 में 3 साल के अंदर अंदर ही बिस्मार्क ने एक समझौता कायम किया जिसका नाम था लीग ऑफ थ्री एम्परर। एम्परर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? राजा, यानी 3 राजाओं का समूह। लीग ऑफ थ्री एम्परर इसको कहा जाता है। तो संधि का नाम है 1873 में। अब इसने कौन कौन से राष्ट्रों को चुना इस संधि के लिए? क्योंकि इसका उद्देश्य था फ्रांस को अलग थलग रखना। फ्रांस को कोई भी मित्र यूरोप में नहीं मिल पाया, तो बहुत ही चतुराई से इसने अपनी समझौते कायम किए यूरोप में। लीग ऑफ थ्री एम्पायर में कौन कौन से देश शामिल थे? देखो उसने किसका साथ लिया? जर्मनी शामिल था। दूसरा, इसने ऑस्ट्रिया हंगरी को साथ रखा, ऑस्ट्रिया हंगरी देश। यानी आप देखो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को हराया था। बिस्मार्क ने एकीकरण होने से पहले, जर्मनी के एकीकरण होने से पहले 2 राष्ट्रों को हराया था बुरी तरीके से। एक तो फ्रांस को हराया था, जैसा आपको पता है, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। फिर ऑस्ट्रिया को भी हराया था युद्ध में, उसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। तो इन 2 राष्ट्रों को हराना जरूरी था। लेकिन जर्मनी के एकीकरण होने के पश्चात जो उसने फ्रांस के साथ ट्रीटमेंट किया, जो उसने फ्रांस के साथ समझौते किए और जो उसने ऑस्ट्रिया के साथ समझौते किए, उसमें दिन रात का फर्क है। ऑस्ट्रिया को फिर भी अपना समझा बिस्मार्क ने, लेकिन फ्रांस को पूर्ण रूप से अलग थलग कर दिया। क्योंकि बात यह है कि जर्मनी के एकीकरण करने के पश्चात ऑस्ट्रिया बहुत कमजोर राष्ट्र हो चुका था, तो ऑस्ट्रिया को अलग थलग करने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए जर्मनी ने, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को अपने साथ रखा। देखो आने वाले पहले समझौते में ऑस्ट्रिया हंगरी को शामिल कर लिया। लेकिन फ्रांस एक ताकतवर देश था और प्रेजेंट में बहुत ताकतवर देश था। पूरी संभावना थी कि फ्रांस भविष्य में जर्मनी को चुनौती देगा, इसलिए फ्रांस को पूर्ण रूप से अलग थलग किया। पूरी कोशिश की कि फ्रांस को किसी भी तरह का कोई भी मित्र यूरोप में नहीं मिल पाए। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और तीसरा राष्ट्र उसने कौन सा चुना? रशिया। रशिया एक ताकतवर देश था। अगर रशिया यूरोप के किसी भी देश के साथ गठजोड़ कर ले तो उनका पलड़ा भारी हो जाता, क्योंकि रशिया बहुत ही ताकतवर देश था। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए बिस्मार्क ने रशिया को अपने साथ मिलाया ताकि फ्रांस को रशिया की मदद नहीं मिल सके। उसने रशिया को पहले ही अपनी तरफ कर लिया। इनका उद्देश्य क्या था? कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी सामूहिक सुरक्षा, अपने अपने राष्ट्रों की सामूहिक सुरक्षा। कुल मिला के एक तरीके का ये सैनिक मिलिट्री पैक्ट था कि अगर कोई अन्य राष्ट्र जर्मनी में आक्रमण करता है तो ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया जर्मनी की मदद करेंगे। उसी तरीके से कोई रशिया पे आक्रमण करता है कोई और देश बाहर का,
इस गठजोड़ से बाहर का देश तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी रशिया की मदद करेंगे। तो इट वाज म्यूचुअल कोऑपरेशन का एक एग्रीमेंट है, कलेक्टिव सिक्योरिटी। हम तीनों मिलकर अपने अपने क्षेत्रों की सुरक्षा करेंगे। फिर इसके बाद उसने जो अगला अलायंस किया उसका नाम है ड्यूल अलायंस, द्वैध गठजोड़। द्वैध, ड्यूल को अपन कहते हैं द्वैध, द्वैध गठजोड़। 1879, देखो 1873 में हुआ तो 1879 में ड्यूल अलायंस की स्थापना की। अब ये इसने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ द्वैध अलायंस किया, क्योंकि ये जो ग्रुप बनाया था वो धीरे धीरे टूटने लग गया, तो एक नई संधि की आवश्यकता थी। इसने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ एक नई संधि की, जिसको कहा जाता है ड्यूल अलायंस। फियर्ड रशिया एज रशिया अटैक्ड तुर्की। हुआ क्या था, रशिया ने इस गठबंधन के बनने के बाद कई सालों के बाद रशिया ने तुर्की पे आक्रमण कर दिया और सेन स्टीफेनो ट्रीटी, सेन स्टीफेनो ट्रीटी, ये हिंदी में भी इसको ऐसे लिखेंगे, सेन स्टीफेनो समझौता किया तुर्की के साथ। तो इससे डर लगने लग गया ऑस्ट्रिया हंगरी को, यानी ऑस्ट्रिया हंगरी को रशिया से डर लगने लग गया कि पहले रशिया ने तुर्की को हराया, आक्रमण किया तुर्की पे, उनके साथ ये समझौता कर लिया, फिर उसके बाद रशिया हम पे भी आक्रमण कर सकता है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी इस ग्रुप में अपने आप को अलग थलग महसूस करने लग गया। तो ऑस्ट्रिया हंगरी को आश्वासन देने के लिए बिस्मार्क ने ड्यूल अलायंस बनाया ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, यानी इन तीन देशों में से दो देश ने एक अलग से गुट बना दिया। दो देश कौन से, जर्मनी का बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया हंगरी। और ये एक प्रकार से गुट रशिया के विरुद्ध था, तो इसी चीज को रशिया ने ऑब्जेक्ट किया। रशिया को ये चीज अच्छी नहीं लगी, रशिया ने अपना विरोध दर्ज कराया, और इसी के साथ लीग ऑफ थ्री एम्परर टूट गई यहाँ पे। तो लीग ऑफ थ्री एम्परर जो ऊपर बनाई थी, जो पहला गठजोड़ था वो खत्म हो गया, उसके बाद एक नया गठजोड़ बना जिसमें केवल जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी था। कुल मिला के रशिया अलग हो गया, कहने का मतलब ये है। फिर इसके बाद दोबारा इक्वेशंस चेंज होते हैं यूरोपीय देशों के बीच में, और फिर अगला अलायंस कौन सा बनाता है बिस्मार्क, लीग ऑफ थ्री नेशंस। सबसे पहला था लीग ऑफ थ्री एम्परर्स, तीन राजाओं की संधि, अब तीन राष्ट्रों की संधि, त्रिराष्ट्रीय संधि 1881 में। अभी देखो 1870 को किस प्रकार से इनकी आपसी इक्वेशंस चेंज हो रही है। और बिस्मार्क का उद्देश्य था फ्रांस को कोई ना कोई दोस्त नहीं मिले किसी भी प्रकार का, बिस्मार्क उसमें पूरी तरीके से कामयाब हुआ। तो लीग ऑफ थ्री नेशंस की स्थापना की 1881 में। इसमें कौन कौन से देश शामिल है, दोबारा जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया, यानी जो ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया के बीच में जो मनोमुटाव था वो खत्म हो गया, और ये तीनों राष्ट्र दोबारा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो दोबारा एक संधि का निर्माण हुआ। आपको समझ आया ना, शुरू में ये तीन राष्ट्र थे लीग ऑफ थ्री एम्परर में, फिर ये लीग ऑफ थ्री एम्परर टूट गई, उसके बाद केवल दो राष्ट्र बचे, इसमें रशिया अलग हो गया। फिर 3 साल के बाद दोबारा 1881 में रशिया दोबारा इस गुट में शामिल हो गया, बस उसका नाम चेंज कर दिया गया, लीग ऑफ थ्री नेशंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया। उसका उद्देश्य भी कलेक्टिव सिक्योरिटी था, यानी सामूहिक सुरक्षा, मिलकर अपने अपने क्षेत्रों की सुरक्षा करेंगे। अब रशिया ने अपनी अप्रोच क्यों चेंज की, पहले अलग हो गया था, फिर उसके बाद दोबारा इसमें शामिल हो गया। तो रशिया ने अपनी अप्रोच चेंज की क्योंकि देयर वाज न्यू जार हु फियर्ड ब्रिटिश नेवल इंटरफेरेंस इन मेडिटेरियन सी। अब रशिया में एक नया जार की नियुक्ति हुई। जार किसे कहते हैं, CZAR, जार, जार, जो रशिया का जो सम्राट था उसको जार कहा जाता था, जैसे भारत में सम्राट कहते हैं, राजा कहते हैं, तो उसी प्रकार से नाम है जो रशिया का राजा उसको जार कहा जाता है। नए जार का अपॉइंटमेंट हो रहा है, यानी एक नए राजा की नियुक्ति हुई थी रशिया में। तो इसी के साथ ही जो नया राजा था उसको डर लगने लग गया कि ब्रिटेन अपनी नौसेना की गतिविधियां मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में अपनी नौसेना की गतिविधियां बढ़ाता जा रहा है। तो इसी डर के कारण जो नया जार है तुम दोबारा उस संधि में शामिल हो गया, जिसको नया नाम दे दिया गया लीग ऑफ थ्री नेशंस। दोबारा जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया का एक गुट बन गया। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो गुट बना था ना, इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया, इनके बीच कुछ ना कुछ मतभेद रहते ही थे। तो ये जो गुट था परमानेंट नहीं रह सकता था, क्योंकि इनके बीच में आपस में डिफरेंस रहते थे। जैसे अगर अपन बात करें कि एक तरफ ब्रिटेन हो, दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया हो, एक ही गुट में शामिल हो जाए, तो पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के दुश्मन है, तो कभी कंफर्टेबल सिचुएशन उस ग्रुप में नहीं रहने वाली। अभी दोनों क्यों शामिल हुए थे, ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया, जर्मनी के कहने पे शामिल हुए थे, बिस्मार्क के परसुएजन के कारण शामिल हुए थे। बिस्मार्क ने उनको समझाया, इसलिए वो बिस्मार्क के दबाव के कारण इसमें शामिल हुए थे।
तब वो जो कहते हैं कि दो जो एक दूसरे के शत्रु थे, लगभग इतने दो राष्ट्रों के बीच में इतनी नहीं बनती थी, उसके बावजूद भी वो जर्मनी के साथ गठजोड़ में शामिल हुए। क्यों शामिल हुए? यही तो बिस्मार्क की जो विदेश नीति है उसकी सफलता है कि इसने दो ऐसे राष्ट्र जिनके बीच में मतभेद रहा करते थे उनको भी एक गुट में शामिल कर लिया। गुट टूटा, फिर दोबारा उस गुट को बना लिया। अब इसके बाद बात आती है कि ईस्टर्न क्वेश्चन, जो पूर्वी समस्या थी, यूरोप की पूर्वी समस्या एक ज्वलंत मुद्दा था। तो जो ईस्टर्न क्वेश्चन कहा जाता है, पूर्वी समस्या, तो उस क्षेत्र के अंदर बुल्गारिया ने विद्रोह कर दिया, बुल्गारिया का विद्रोह हो गया वहां पे। तो इसके कारण दोबारा ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया की दुश्मनी सामने निकल के आ गई। तो इनके बीच भी एक प्रकार का युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया के बीच में 1887 में, क्योंकि बुल्गारिया में विद्रोह हो गया था। यानी जो पूर्वी समस्या है उसका साया इस ट्रीटी के ऊपर भी पड़ गया। कुल मिला के सेम सिचुएशन दोबारा रिपीट हो गई यहाँ पे। फिर रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी एक दूसरे के विरोध में आ गए। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि अगला कौन सा उसने कदम उठाया बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने इन संधियों के साथ साथ एक और संधि की थी, ट्रिपल अलायंस 1882 में। देखो 1881 में लीग ऑफ फ्री नेशंस बनाया, तो उसने 1882 में एक साल के बाद एक ट्रिपल अलायंस यानी तीन राष्ट्रों का गठजोड़, ट्रिपल अलायंस की स्थापना की 1882 में। तो यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्र थे? अलग है ये, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। यहाँ पे इसने इटली को शामिल कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या, ब्रिटेन, बिस्मार्क अलाउड फ्रांस टू कैप्चर ट्यूनीशिया। बात यह, फ्रांस ट्यूनीशिया पे अपना कब्जा करना चाह रहा था, फ्रांस अपनी कॉलोनी बढ़ाना चाह रहा था ट्यूनीशिया पे आक्रमण करके, लेकिन समहाउ बिस्मार्क ने इस चीज को अलाउ कर दिया कि फ्रांस है वो ट्यूनीशिया पे आक्रमण कर ले और वहां पे अपनी कॉलोनी की स्थापना कर ले। क्योंकि बिस्मार्क ये चाह रहा था कि एक वेंट, जिसे अपन कहते हैं वेंट आउट, कि जो भी फ्रांस के ना फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं से बाहर निकल सके। तो उनको एक चीज में कंसेशन दे दिया बिस्मार्क ने कि फ्रांस है वो ट्यूनीशिया पे आक्रमण करके अपनी वहां पे कॉलोनी की स्थापना कर सकता है, ताकि जो बदले की भावना थी जर्मनी के खिलाफ, जो फ्रांस के अंदर बदले की भावना थी वो कम हो, थोड़ी वेंट आउट हो, जो फ्रांस का फ्रस्ट्रेशन है, जो फ्रांस का गुस्सा है वो थोड़ा बाहर निकले खिड़की के माध्यम से, रोशनदान के माध्यम से, उसको वेंट आउट कहते हैं। लेकिन क्या था इससे समस्या क्या हुई, इटली भी ट्यूनीशिया चाहता था, फ्रांस भी ट्यूनीशिया चाहता रहा। ट्यूनीशिया कहाँ पे है? ट्यूनीशिया अफ्रीका के अंदर है, ट्यूनीशिया एक देश है। तो इटली भी ट्यूनीशिया पे अपना प्रभाव जमाना चाहता रहा, तो इसलिए इटली नाराज हो गया, ठीक है। और इसी कारण नाउ इटली रिक्वेस्टेड जर्मनी फॉर अ ट्रीटी। इसी कारण इटली ने जर्मनी से रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ भी एक आप संधि कीजिए। तो इसी कारण ट्रिपल अलायंस की स्थापना में 1882 में। ये सारा का सारा बैकग्राउंड है कि बिस्मार्क ने किस प्रकार से फ्रांस को अलाउ किया ट्यूनीशिया पे कब्जा करने के लिए, ताकि फ्रांस के अंदर जर्मनी के प्रति बदले की भावना कम हो। लेकिन ट्यूनीशिया पे इटली भी कब्जा करना चाह रहा था, तो इसलिए इटली ने रिक्वेस्ट किया जर्मनी से कि हमारे साथ भी एक संधि करो। तो एक ट्रिपल अलायंस की स्थापना हो गई 1882 में, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, तीन देश इसमें शामिल हुए। क्योंकि इटली एक कमजोर राष्ट्र था, इटली चाहता था कि जर्मनी जैसा शक्तिशाली देश हमारा भी सहयोगी बने, हमारा भी दोस्त बने। आप जानते हो इटली और जर्मनी, इनका बैकग्राउंड लगभग एक सा रहा है, दोनों का एकीकरण नहीं था, दोनों के ऊपर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, दोनों के ऊपर फ्रांस का अत्यधिक प्रभाव रहा था। तो इन दोनों ने अपने आप को, इटली और जर्मनी ने अपने आप को एकीकृत किया 1870 के आसपास, दोनों देश। और इनका जो एकीकरण की प्रक्रिया आपस में इंटरलिंक्ड भी है। जर्मनी में होने वाली घटनाएं उसने इटली में होने वाली घटनाओं को बहुत अधिक प्रभावित किया। तो कुल मिला के दोनों के उद्देश्य एक रहते हैं, अपने अपने देश को एकीकृत करना। जब दोनों देश एकीकृत हो गए 1870 के आसपास, उसके बाद डिफरेंस आया। इटली एक कमजोर राष्ट्र था, लेकिन जर्मनी एक ताकतवर राष्ट्र था। अगर फ्रांस और ऑस्ट्रिया को हराया गया है इटली के सहयोग से, तो उसमें जो प्रमुख रोल है वो जर्मनी ने निभाया था। अगर जर्मनी नहीं होता तो इटली कभी भी फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे ताकतवर देशों को नहीं हरा सकता। तो जर्मनी एक ताकतवर देश था, इटली एक कमजोर देश था। ये डिफरेंस आगे तक बना रहा। अब ट्रिपल अलायंस की स्थापना के साथ देखो, आपको पता है कि जर्मनी ने कौन कौन से मित्र बनाया, ऑस्ट्रिया हंगरी को मित्र बनाया, रशिया को मित्र बनाया और इटली को भी मित्र बना लिया। तो ट्रिपल अलायंस की स्थापना के साथ साथ फ्रेंच आइसोलेशन वाज कंप्लीट, यानी फ्रांस को जो कॉर्नर करके रखना था, फ्रांस को एक कोने में रखना था कि फ्रांस को कोई भी सहयोग नहीं मिल पाया, यह प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अब इस ट्रीटी के साथ फ्रांस के लिए कोई संभावना नहीं बची थी कि यूरोप में कोई और मित्र को वो प्राप्त कर सके। नो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेंड फॉर फ्रांस।
फ्रांस को कोई भी सहयोगी नहीं मिल सकता था यूरोप में। यही बिस्मार्क की संधियों की सबसे बड़ी जीत है। अब आगे चल के ये अपन 1882 की बात की, 1887 में एक और ट्रीटी करता है बिस्मार्क, री इंश्योरेंस ट्रीटी। इंश्योरेंस आप जानते हो, इंश्योरेंस सेक्टर होता है। री इंश्योरेंस क्या, एक दूसरे को दिलासा देना, जिसको इंश्योरेंस कहा जाता है, बीमा जिसे कहा जाता है। तो इसका नाम है ट्रीटी का री इंश्योरेंस ट्रीटी 1887। अब क्यों ये की गई? जो लीग ऑफ एम्परर बनाई गई थी पहले, जैसा आपने सबसे पहले बात की थी, फिर लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, लीग ऑफ 3 नेशंस बनाया गया, लीग ऑफ 3 एम्परर बनाया गया। ये दोनों की दोनों संधियां फेल हो गई। क्यों फेल हुई? जिस कारण के बारे में आप बता चुका हूं, क्योंकि इन दोनों ट्रीटियों में ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और रशिया शामिल था, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया की एक दूसरे से नहीं बनती थी। खासकर पूर्वी समस्या, जो पूर्वी समस्या का जो प्रश्न था, उसके अंतर्गत ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया के आपस में नहीं बनती रही। इनके बीच में मतभेद हमेशा रहे, कभी उजागर हो गए, कभी उनको दबा के रखा गया मतभेदों को। कुल मिला के इनके बीच के मतभेद के कारण ये तीन राष्ट्रों की जो दो गठबंधन बने थे, लीग ऑफ 3 नेशंस और लीग ऑफ 3 एम्परर्स, दोनों फेल हो गए थे। तो इसी कारण आगे चल के बिस्मार्क को एक और ट्रीटी यहाँ पे करनी पड़ी। बिस्मार्क सॉट सेपरेट ट्रीटी विद रशिया। अब देखो क्या हुआ, बिस्मार्क चाह रहा था कि रशिया के साथ एक अलग से ट्रीटी की जाए एज विद ऑस्ट्रिया हंगरी। जैसे आपको पता ना, ड्यूल अलायंस किया गया ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, यहाँ पे अपन ने बात की थी जिसमें रशिया नहीं शामिल था, केवल जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी शामिल था। दो देशों की संधि थी, ड्यूल अलायंस। उसी प्रकार से बिस्मार्क चाह रहा था कि मैं रशिया के साथ भी एक दो राष्ट्रों की संधि कर सकूं, यानी जिसमें केवल जर्मनी और रशिया शामिल हो, क्योंकि रशिया के महत्व को बिस्मार्क को अच्छी तरीके से पता रहा, रशिया के महत्व के बारे में, कि रशिया एक ताकतवर देश है। रशिया जिस भी देश की तरफ झुकेगा, उस गुट का पलड़ा बहुत अधिक भारी हो जाएगा। तो फिर अपन देखते हैं कि आगे चल के क्या हुआ। लेकिन एक बदलाव हो गया जर्मनी में। जर्मनी में नए राजा को मुकुट मिला जर्मनी का, जिसका नाम था विलियम द्वितीय। अब यहाँ से पूरी की पूरी जो सिचुएशन है वो अचानक चेंज हो जाती है। जो विलियम द्वितीय है वो बिस्मार्क की नीतियों की अनुपालना नहीं करता है। ये विलियम द्वितीय अपनी चलाता है राजा बनने के पश्चात। तो विलियम द्वितीय पूरी नीति में चेंज लेके आता है। यहीं से शुरुआत होती है पूरा खेल बिगड़ने की, क्योंकि अब तक जर्मनी ने फ्रांस को रोक रखा है कि फ्रांस को कोई भी राष्ट्र नहीं मिल पाया सहयोगी के तौर पे। लेकिन विलियम द्वितीय क्या बदलाव लेके आता है, जो बिस्मार्क की जो मॉडरेशन की नीति थी, मॉडरेशन अपन किसे कहते हैं, यानी जो बहुत अधिक एग्रेसिव नीति नहीं है, बहुत अधिक आक्रामक नीति नहीं है, बहुत एक बैलेंस बना के रखा हुआ है यूरोपीय संबंधों के बीच में। तो उस नीति को त्याग के विलियम द्वितीय क्या करता है, एक्सपेंशन की नीति अपनाता है। विलियम द्वितीय एग्रेशन, आक्रामक नीति अपनाता है। तो यहाँ से जो एक डेलिकेट बैलेंस बना रखा था बिस्मार्क ने, टूटना शुरू हो जाता है। बिस्मार्क रिजाइन कर देता है, राजा सारी की सारी शक्तियां अपने पास रख लेता है, राजा अपनी मनमानी करने लगता है, क्योंकि जर्मनी एक ताकतवर राष्ट्र था। तो उसी का ही फायदा उठाते हुए विलियम द्वितीय है वो अपनी विदेश नीति को पूरी तरीके से बदल डालता है। और जो विलियम द्वितीय, इसके विचार अलग थे। किंग सॉ रशिया एज ए लाइबिलिटी। नए राजा ने रशिया के महत्व को नहीं समझा। ही सॉ रशिया एज ए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से भार की तरह देखा रशिया को, असेट की तरह नहीं देखा, संपत्ति की तरह नहीं देखा, एक प्रकार से ऋण की तरह देखा रशिया को। कहने का मतलब यह है कि रशिया के महत्व को उसने इग्नोर कर दिया। और इसी से नाराज होके बिस्मार्क ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि जो री इंश्योरेंस ट्रीटी हुई थी 1887 के अंदर, जिसके तहत वो रशिया के साथ एक अलग से ट्रीटी करना चाह रहा था, जिसका नाम वो 1887 की री इंश्योरेंस ट्रीटी की स्थापना हुई थी, उसको कहने का मतलब है कि नवीनीकरण करना चाह रहा था इस ट्रीटी का। लेकिन इस रशिया और जर्मनी के बीच की जो ट्रीटी हुई थी, री इंश्योरेंस ट्रीटी 1887 को, आगे चल के उसका नवीनीकरण राजा ने नहीं करने दिया। इसलिए बिस्मार्क नाराज हो गया। बिस्मार्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यहाँ से जर्मनी का पतन यहीं से शुरू हो गया। और आगे चल के जर्मनी को मुंह की खानी पड़ती है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, क्योंकि क्या होता है, फ्रांस को सहयोगी मिलने लग जाते हैं। फ्रांस को रशिया का साथ मिल जाता है, फ्रांस को ब्रिटेन का साथ मिल जाता है, फ्रांस को आगे चल के यूएसए का साथ मिल जाता है। जर्मनी अलग थलग पड़ जाता है आने वाले समय में। और जर्मनी ने आक्रामक नीति यहीं से ही अपनाना शुरू कर दिया था, विलियम द्वितीय के समय से ही। कह रहे ना, आक्रामक नीति इसने अपनाने शुरू कर दी थी। यही आक्रामकता के कारण आगे चल के पूरा का पूरा विश्व है वो प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है जो, ठीक है। बिस्मार्क रिजाइंड एज ही वाज नॉट अलाउड टू रिन्यू री इंश्योरेंस ट्रीटी। तो जो री इंश्योरेंस ट्रीटी हुई थी उसका नवीनीकरण नहीं हो पाया, इससे नाराज होकर बिस्मार्क ने
इस्तीफा दे दिया। अब क्या हुआ, बिस्मार्क के अलग होते ही, बिस्मार्क इस्तीफा देते ही एंटी जर्मन अलायंस बनने लगे। अब तक तो उसने रोक रखा था, यानी जर्मनी के विरुद्ध कोई भी अलायंस खड़ा नहीं हुआ सामने, लेकिन जैसे बिस्मार्क गया तो यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर जर्मनी की घेराबंदी शुरू कर दी। इस प्रकार के गठजोड़ किए गए आपस में, जिससे जर्मनी अलग थलग पड़ जाए, तो एंटी जर्मन अलायंस अब बनने शुरू हो गए। तो जब तक बिस्मार्क जीवित था, जब तक बिस्मार्क चांसलर था जर्मनी का, जर्मनी के उद्देश्य पूरी तरीके से पूर्ण हुए। लेकिन जैसे उसने पद से इस्तीफा दिया, उसी के साथ ही हम देखते हैं कि फ्रांस को सहयोगी मिलने लग गया और जर्मनी के विरोध में भी कई सारे देश खड़े हो गए। तो जो जर्मनी, जो बिस्मार्क ने जो व्यवस्था कायम की, जो सिस्टम क्रिएट किया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, उसको केवल बिस्मार्क ही समझ सकता था। और बिस्मार्क के जाने के पश्चात जो नया राजा था उसके समझ से बाहर था कि किसी प्रकार की व्यवस्था, एक डेलिकेट बैलेंस क्रिएट किया है यूरोप में बिस्मार्क ने, तो उस बैलेंस को पूरी तरीके से खत्म कर देता है अपनी गलतियों से जो नया राजा है जर्मनी का, विलियम द्वितीय। तो इसके बाद कल अपन बात करेंगे इम्पैक्ट की। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ो, जो मैंने पढ़ाया है उसको ढंग से सुनो, ढंग से नोट करो, आप अपनी बुक से भी पढ़ो उसको, बहुत इंटरेस्टिंग है वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और जैसा आपको पता है कि आईएएस मेंस में जो हिस्ट्री ऑप्शनल है उसमें एंशिएंट इंडिया आती है, मिडिवल इंडिया आती है, मॉडर्न इंडिया आती है और वर्ल्ड हिस्ट्री आती है। वर्ल्ड हिस्ट्री, अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें दो पेपर आते हैं, हिस्ट्री के दो पेपर होते हैं ऑप्शनल में आईएएस मेंस में, एक होता है एंशिएंट और मिडिवल। पेपर फर्स्ट में ये दो आ गए, पेपर सेकंड में आते हैं मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री में चॉइसेस होती है कि आप चाहो तो मॉडर्न के क्वेश्चन ज्यादा कर लो या वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा कर लो। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि जो स्टूडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उनके मार्क्स अच्छे आते हैं सेकंड पेपर में, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग भी है और स्कोरिंग भी है। मॉडर्न इंडिया के घिसे पिटे टॉपिक है जिसमें इतने मार्क्स नहीं मिलते, एवरेज आंसर हर कोई लिख देगा इसमें। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है बच्चे स्टूडेंट से कम अटेम्प्ट करते हैं। जो स्टूडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो उनके इस पेपर में मार्क्स ज्यादा आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का आईएएस मेंस एग्जामिनेशन में अत्यधिक महत्व है बाकी पेपरों की कंपैरिजन में। तो कल अपन बात करेंगे प्रभाव के बारे में, फिर अपन बात करेंगे प्रकृति क्या थी बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी की, क्योंकि बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी है जिससे आगे निकल के प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो ये अपने लिए समझना जरूरी है अच्छे तरीके से कि बिस्मार्क की विदेश नीति क्या थी, उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसकी प्रकृति क्या थी। इसी के साथ ही अपन ये डिस्कशन यहाँ पे समाप्त करते हैं।